नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है सब लोगों का। सुबह के ठीक 10 बजे हैं और मैं संजीव शर्मा आपके मनपसंद टीवी चैनल पंजाब के सीट पर एक बार फिर से हाजिर हूं आज का मॉर्निंग बुलेटिन लेकर। मॉर्निंग बुलेटिन में हम लोग लगातार पूरे दिन भर में जो घटनाएं होनी होती है उनकी बात करते हैं और देर रात 9:30 बजे के बाद जो कुछ घटा होता है उसकी बात करते हैं। जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइए, कमेंट भी कर दीजिए ताकि लग जाएगा पता कि कौन कौन से लोग जुड़े हैं। सीमा सागर जी, वेरी गुड मॉर्निंग, आप सबसे पहले जुड़िए, आपका स्वागत है। दीपक शास्टा जी, पवन कुमार जी नमस्ते। रेहान, हाउ आर यू, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। बहुत से लोग जुड़ रहे हैं तेजी से, कमेंट्स भी आ रहे हैं। राजेश बिजान जी, थैंक यू वेरी मच। अनिता ठाकुर जी, कमेंट नहीं आता तो पता नहीं चल पाता कौन देख रहा है। ये तो पता चल जाता है कि कितने लोग देख रहे हैं, ये पता नहीं चल पाता कि कौन देख रहा है। तो सबका स्वागत है जी एक बार फिर से। और बस थोड़ा सा समय लेंगे, जैसे ही लोग जुड़ेंगे थोड़े से और तो फिर हम शुरू हो जाएंगे, अदरवाइज हमको फिर रिपीट करना पड़ता है तो आपको मजा नहीं आएगा। दीपक चौहान जी, कैसे हैं आप सब लोग? जोगिंदरनगर में काफी ठंड होगी। ठंड तो खैर पूरे प्रदेश में हो गई है, बर्फबारी का दौर शुरू हो गया जी। और ओमिक्रॉन की तेजी भी बरकरार है। गौरव भारती जी, आपका भी स्वागत है। संदीप वर्मा जी, आपको भी नमस्कार। अभिषेक संदल जी, आपका भी धन्यवाद। रुपिंदर कपाटिया जी, अश्विनी जी, गुड मॉर्निंग। कृष्ण कुमार जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। बीडी शर्मा जी, नमस्कार, कैसे हैं आप? रणधीर सिंह राजपूत जी, स्वागत है आपका भी। सुरेश जस्टा जी, थैंक यू वेरी मच। सीनम राणा, रेणु धीमान, संसार शर्मा, अनुराधा ठाकुर, अयान शर्मा, पंकज पठानिया, अजय रघुवंशी, रुपिंदर कपालटा जी, जीएस राणा जी, नीरज हांडा जी, सुरेंद्र नेगी जी, सुमन शर्मा जी, क्या बात है, अब तेजी से कमेंट आ रहे हैं। रूपलाल डोगरा जी, थैंक यू वेरी मच। अयान शर्मा जी, गुड मॉर्निंग। कंचन शर्मा जी, नमस्ते। मोनू चौधरी जी, नमस्ते। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सब लोगों का। संदीप सैंडी जी, आपका भी स्वागत है। और आज की खबर मैं शुरू करता हूं ओमिक्रॉन, जिसको लेकर पूरी दुनिया में चिंता फैली हुई है। नया वेरिएंट है और साउथ अफ्रीका से आया है, लेकिन 7 दिन के भीतर ये वेरिएंट 24 देशों में पहुंच गया है। नई एंट्री इस पूरे मामले में आज किस किस की ये चर्चा करेंगे। देश में भी अब इसके कुछ संदिग्ध मामले सामने आए हैं, उसको लेकर भी हड़कंप मचा, उसकी चर्चा करेंगे। जेबीटी बनाम बीएड मामले में जेबीटी को एक बड़ी राहत मिली है, वो क्या है वो भी करेंगे। लेकिन क्या पुलिस का मामला लटक गया है, इस पे भी चर्चा करेंगे। उनके पेमेंट का जो इंतजार है, क्या वो इंतजार ही रह जाएगा? क्या उनकी कोशिश इसलिए पूरी नहीं हुई कि वो अनुशासित है? इस पे भी चर्चा करेंगे। और मौसम ने करवट बदल ली है, मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है और पर्वतीय क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी शुरू हो गई है। बारिश का दौर अभी आएगा, 5 दिसंबर तक अलर्ट है, इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन एक और बड़ी खबर है कि कल जहां आपको महंगाई का झटका लगा था, सुबह सुबह कमर्शियल सिलेंडर महंगा हो गया था, माचिस 2 रुपए की हो गई, डीटीएच के नए रेट्स लागू हो गए जो बढ़े हुए हैं, यहां तक कि आपको मोबाइल रिचार्ज करना भी कल से महंगा हो गया है। तो 26 रुपए सस्ती हो जाएगी जी डिपो की दाल हिमाचल प्रदेश में, 26 रुपए। आप इसको चाहे उपचुनाव के परिणामों का असर कह लीजिए या कुछ और कह लीजिए, मार्केट का स्लश कह लीजिए, लेकिन 26 रुपए तक सस्ती दालें होंगी। कौन कौन सी दाल किस किस भाव मिलेगी ये भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले बात करते हैं तेजी से बढ़ते ओमिक्रॉन के खतरे की। ओमिक्रॉन का खतरा लगातार तेजी से बढ़ रहा है और 24 देशों में ये पहुंच गया है। कल शाम को 22 में था, 2 एंट्रीज इसमें नई हुई हैं। अमेरिका और सऊदी अरब में, ये संयुक्त अरब अमीरात में ये पहुंच गया है, वहां पे भी एक एक मामला ओमिक्रॉन का आया है। और पिछले 7 दिनों के भीतर जब से ये मामला सामने आया है, ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट सामने आया है, 24 देशों में ये फैल गया है। अब तक दक्षिण अफ्रीका में सबसे ज्यादा 77 आदमी जो है इसमें पॉजिटिव पाए गए हैं, इससे पीड़ित पाए गए हैं। और साउथ अफ्रीका का जो ओवरऑल कोविड का जो परसेंटेज है वो डबल हो गई है, जो रेशो है, रेट है कोविड का, वो डबल हो गया वहां केसेस आने। ब्रिटेन में 22 लोग अब तक ओमिक्रॉन से पॉजिटिव पाए गए हैं। बोत्सवाना में 19, हॉलैंड या नीदरलैंड जिसको कहते हैं उसमें 17, पुर्तगाल में 16 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। और 24 देशों की स्थिति है कि चीन और हांगकांग ने टोटल बैन कर दिया है। इसके चलते इजराइल, मोरक्को और जापान ने भी अपने बॉर्डर सील कर लिए हैं। और 44 देश ऐसे हैं जिन्होंने टोटल ट्रैवल बैन को अपने यहाँ पे लागू कर दिया है। भारत की अगर हम बात करें तो भारतवर्ष में भी 15 दिसंबर से जो इंटरनेशनल उड़ानें शुरू होनी थी वो अब शुरू नहीं होंगी, उनको एक्सटेंड कर दिया गया है। और ये एक्सटेंशन कब तक जारी रहेगी कोई पता नहीं। 620वां दिन है आज, 20 मार्च 2020 को इंटरनेशनल जो फ्लाइट्स थी वो सस्पेंड हुई थी, तब से लगातार ये इंटरनेशनल फ्लाइट्स हमारे यहाँ सस्पेंड है और अभी इनको दोबारा से बहाल नहीं किया जा रहा है। हालांकि जो जरूरी फ्लाइट्स थी वो चल रही थी बीच में और अभी चलती भी रहेंगी, लेकिन जो सामान्य पैसेंजर फ्लाइट्स
थी वो अभी नहीं होंगी। लेकिन बड़ी चिंता ये है कि इसके बावजूद जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनको लेकर चिंता बनी हुई है। 6 लोग मुंबई एयरपोर्ट पर जो संदिग्ध सूची वाले देश हैं वहां से आने वाले जो हैं उनको पॉजिटिव पाया गया और उनमें से आशंका है कि उनको ओमिक्रॉन ना हो। 5 लोगों का उनमें से जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल भेजा गया है जिसका इंतजार है। ये लोग लंदन और मॉरिशस, दूसरे और साथ में इसके अलावा जो है कंबोडिया और साउथ अफ्रीका के कुछ देशों से आए थे। ये 6 लोग कल इनका जो है संदिग्ध दिन को माना गया है वहां पे, क्योंकि ये उन देशों से आए हैं जहां ओमिक्रॉन ऑलरेडी है। ऐसी स्थिति में चिंताएं भारत में भी हैं, लेकिन असली पता इसका जीनोम सीक्वेंसिंग के रिजल्ट के बाद ही आएगा, जो थोड़ा सा टाइम ले लेता है। हमारे यहाँ जीनोम सीक्वेंसिंग थोड़ी टाइम ले लेती है, लेकिन तब तक इन लोगों को डिटेन करके रखा गया है। वैसे भी बाहर से आने वाले हर नागरिक को RT-PCR टेस्ट से गुजरना पड़ रहा है एयरपोर्ट पे, और उसके लिए 4 से 6 घंटे उनको वहीं पे वेट करना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में तमाम जो बाहर से आने वाले, बाहरी देशों से आने वाले जो ट्रेवलर हैं, जो हिमाचल के ही हैं चाहे या दूसरे लोग हैं, उनके ऊपर कड़ी निगरानी के आदेश दिए गए हैं। और जो लोग हिमाचल के रहने वाले बाहर से यात्रा करके, विदेश से यात्रा करके आ रहे हैं, वो चाहे किसी भी देश से आ रहे हो, चाहे वो संदिग्ध सूची में उनका देश है या नहीं है, उनका RT-PCR टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है और उनको 7 दिन की स्ट्रिक्ट होम आइसोलेशन में रहना होगा। ये जो है हिमाचल प्रदेश में भी लागू हो गया। उत्तराखंड में तो सबके लिए ही, अदर दैन उत्तराखंड, जो भी आता है बाहरी राज्यों से ही आता है, बाहर के देश की तो बात भी छोड़ दी, उनके लिए RT-PCR जरूरी हो गई है। तो तमाम प्रबंध किए जा रहे हैं। खुदा ना करे कि ये नया वेरिएंट हमारे यहाँ है, अगर आता है तो दिक्कत हो जाएगी। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। इसलिए सतर्कता में ही सुरक्षा है, और सतर्क रहिए, सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। आज हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट ली है। देर रात से ऊंचाई वाले जो इलाके हैं, रोहतांग, काजा, स्पीति के दूसरे इलाके, लाहौल की ऊंची चोटियां, किन्नौर की ऊंची चोटियां, वहां पर बर्फबारी का क्रम शुरू हो गया है और ये क्रम लगातार बढ़ता जा रहा है और बढ़ेगा भी, क्योंकि 4 और 5 तारीख को शिमला में भी बर्फबारी हो सकती है, इसकी संभावना जताई गई है। जो मध्यम पर्वतीय इलाके हैं, शिमला, धर्मशाला, डलहौजी, चंबा, खजियार, भरमौर वाले एरिया, इनमें भी मध्यम जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है, वहां पे भी 4 और 5 को बर्फबारी की संभावना जताई गई है। 5 तारीख तक ये अलर्ट रहेगा। अगर मैदानी इलाकों की बात करें तो गुजरात में भी बारिश का तगड़ा प्रभाव देखा जा रहा है। राजस्थान में बारिश शुरू हो गई है। गुजरात में गिर जो है सोमनाथ के साथ गिर लगता है, वहां पे कुछ नाव पलट गई हैं समुद्र में तूफान आने के बाद बारिश की वजह से, और उसके बाद वहां अभी 15 मछुआरे लापता हैं। तो ये लगातार मौसम करवट बदल रहा है और पहली बर्फबारी सर्दी के सीजन की हम इसको कह सकते हैं आधिकारिक रूप से, क्योंकि हालांकि 2 हल्के स्पेल आ गए हैं, लेकिन पहली बड़ी बर्फबारी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और प्रशासन और शासन ने तमाम इंतजाम भी किए हैं, लेकिन फिर भी अपना ख्याल रखिए, बर्फबारी का मजा भी लीजिए। लेकिन मनाली प्रशासन ने बाहर से घूमने आने वाले पर्यटकों के लिए विशेष हिदायत जारी की है कि वे बर्फबारी के दौरान ऐसी जगहों पे ना जाएं जो अनजान है उनके लिए और दूरस्थ हैं। आप शहर के आसपास रह के ही बर्फबारी का मजा लीजिए। यानी ऐसा नहीं है कि चुपचाप बिना बताए किसी को आप रोहतांग की ओर को चल पड़े, रोहतांग में ऑलरेडी बर्फबारी हो रही है। तो हैवी स्नोफॉल वाले एरिया में जाने से बचें, ये ताकीद की गई है उन लोगों को जो टूरिस्ट के तौर पर बर्फबारी देखने हिमाचल प्रदेश में आते हैं। बाकी लोअर हिमाचल में अगर बारिश होती है तो इसको गेहूं की फसल के लिए बेहतर माना जाएगा, क्योंकि रबी की फसलों की बिजाई ऑलमोस्ट सब जगह हो चुकी है। अब बारिश का इंतजार है। बारिश आएगी तो कई सौगातें भी लाएगी। ऐसा नहीं है कि बारिश जो है परेशानी ही लाएगी। सर्दी की बारिश ये सौगातें लाएगी। रबी की फसल के लिए बारिश बहुत जरूरी है ताकि वो अपने मोमेंटम में आ जाए। और जो सूखी ठंड पड़ रही है जिससे गले की और नाक की ENT की प्रॉब्लम्स आ जाती है, खांसी जुकाम की प्रॉब्लम आ जाती है, जो कोरोना के काल में और भी डराती हैं, उनसे भी निजात मिलेगी। लेकिन फिर भी ठंड में आप अपना ख्याल रखिए। बीमार होना किसी भी लिहाज से अच्छी बात नहीं। बीमार होने का मतलब ये नहीं कि आपको जुकाम हो तो कोविड ही हो जाएगा, लेकिन जुकाम भी अपने आप में एक सबसे नामराद बीमारी है। आदमी सबसे ज्यादा जुकाम में ही परेशान होता है। बात करेंगे जी JBT के मामले की। JBT में का मामला लगातार गरमाया हुआ है। अपने न्याय की उम्मीद लेकर उन्होंने परसों शिमला में एक प्रदर्शन भी किया था, जिससे पूरा नहीं होने दिया गया सचिवालय तक। लेकिन सचिवालय में वो गए थे, मिले भी थे प्रतिनिधि उनके मुख्यमंत्री महोदय से। लेकिन इसी बीच में शिक्षा विभाग ने भी बड़ी मुस्तैदी दिखाते हुए जोधपुर हाई कोर्ट का वो फैसला मंगवा लिया था जिसको लेकर आशंकाएं बढ़ गई थी और जिसके जो है जो बहुत अहम माना जा रहा था इस पूरे मामले में, क्योंकि राज्य हाई कोर्ट ने यह तय किया है, ये फैसला दिया है कि 1ली से 5वीं तक की कक्षाओं को पढ़ाने के लिए B.Ed के लोग भी पात्र होंगे। लेकिन अब जो वहां जोधपुर हाई कोर्ट की जो
फैसले की कॉपी आई है उसमें यह भी लिखा है साथ में कि ये पात्र नहीं होंगे। उसमें साफ किया गया है कौन पात्र होंगे यही बताया गया। उसमें कहा कि सिर्फ बीएड वाले पात्र नहीं होंगे, सिर्फ बीएड वाले पात्र नहीं होंगे, क्योंकि इसके लिए अध्यापन का 6 मंथ का एक ब्रिज कोर्स जरूरी होगा, ये जोधपुर हाईकोर्ट कहता है। तो अगर उस फैसले को साथ लेके, उसकी कॉपी लेके अगर शिक्षा विभाग राहत दिलाना चाहता है तो ये मुझे लगता है कि ये अब रिव्यू पिटीशन ही हो जाएगी हाई कोर्ट में। एसएलपी डालने की सुप्रीम कोर्ट में जरूरत नहीं पड़ेगी, ये रिव्यू पिटीशन हो जाएगी। और रिव्यू पिटीशन के बाद क्या आता है ये देखना होगा, इंतजार तो करना ही होगा। लेकिन एक बड़ा फैसला है, बड़ी राहत वाली बात है कि इस तरह की राहत उनको यहां भी मिल सकती है, क्योंकि जोधपुर हाईकोर्ट ने भी साफ कहा है कि बीएड वालों ने अगर 6 मंथ का ब्रिज कोर्स नहीं किया, और उसमें भी ये लिखा है कि ये इन सर्विस वाली जो अवधि है उसको ब्रिज कोर्स नहीं माना जाएगा। इन सर्विस नहीं चाहिए ब्रिज कोर्स, ये अलग से ही होना चाहिए, तभी जो है इसको माना जाएगा। तो अभी उस लिहाज से यहां पे हिमाचल प्रदेश अपने कुछ चीजें सेट कर सकता है। 2800 लोगों की भर्ती भी होनी है, 12-13 हजार जेपीटी वाले नौकरी के इंतजार कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें उस तरह से। लेकिन क्या पुलिस वालों का मामला डाइल्यूट हो गया है? क्या इसलिए डाइल्यूट हो गया है कि उनका कोई प्रतिनिधि नहीं है, उनकी कोई एसोसिएशन नहीं है, और बात ऊपर जो है बिगड़ जाएगी जाके? क्योंकि लग ऐसा ही रहा है। जब वो मूक प्रदर्शन एक तरह से उन्होंने किया था, मूक ढंग से जो अपनी फरियाद लेके मुख्यमंत्री के पास गए थे, तब ऐसा लगा था कि मामला सुलझ सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा था कि अगले दिन आइए। अगले दिन मुख्यमंत्री को अफसरों ने क्या पाठ पढ़ाया वो भी आपने देखा। बैठक तो हुई नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री को एक पाठ पढ़ा दिया गया कि ये तो रेगुलर ही है, अनुबंध पे नहीं है। अरे कोई नहीं कह रहा कि वो अनुबंध पे है, इस मामले को समझा नहीं जा रहा है। जस्टिस फॉर हिमाचल प्रदेश पुलिस का जो हमने ये बैंड उठाया है, इस मामले को समझा नहीं जा रहा है। हम कहां कह रहे हैं कि वो रेगुलर नहीं है? वो रेगुलर है, लेकिन उनको रेगुलर के लाभ नहीं मिल रहे हैं भाई, ये चीज है। उनको जो रेगुलर पे बैंड मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, उसके लिए 8 साल का इंतजार करना पड़ रहा है। जबकि आम आदमी जो किसी दूसरे डिपार्टमेंट में जो कॉन्ट्रैक्ट पे लगता है, वो 2 साल के बाद रेगुलर पे बैंड सारे रेगुलर हो जाता है और सारे उसको लाभ मिलते हैं। तो इनको भी वो लाभ 2 साल के बाद मिलना चाहिए। ये मामला है। वो मामला ये नहीं कि इनको रेगुलर करना है, रेगुलर तो ये ऑलरेडी है, डे 1 से रेगुलर होते हैं। लेकिन वो रेगुलर होना किसी काम का नहीं है, क्योंकि इनको जो रेगुलर जो जॉब के जो पे बैंड है वो तो 8 साल बाद मिलता है। अब ये कहा जा रहा है कि जी इन्होंने जब जॉब ज्वाइन की थी तो इनका जो बॉन्ड था उसमें इन्होंने माना था। अब देखिए, एक आदमी बेरोजगार है, उसको रोजगार चाहिए, आप बॉन्ड रखोगे, वो बॉन्ड थोड़ा पड़ेगा। वो कह रहा है कि जनाब मुझसे ज्वाइनिंग करवाओ, मुझे मेरे घर में रोटी की दिक्कत है, मुझे 2 वक्त की रोटी जुटानी है। अब उस पे बैंड में लिखा है कुछ, आप बाद में उसको बता रहे कि शर्त है। तो ये इस तरह की शर्तें भी उन लोगों की शरारत हैं जो वातानुकूलित कमरों में, जो एसी कमरों में बैठ के बस कलमे हिलाते हैं, काम नहीं करते हैं। वो पुलिस वालों की तरह अगर उनको एक दिन नौकरी करनी पड़ जाए, सर्दी में, बारिश में, गर्मी में, या बिल्कुल बलबे में, मेले में, झमेले में, तो फिर उनको पता लग जाएगा कि नौकरी कैसे होती है। लेकिन उन्होंने तो जो है वो एसी कमरे में बैठ के कलम हिलानी है ना। अपने पैसे कम ना, वो दूसरे के काट लो, मेरी जेब पे फर्क ना पड़े, सामने वाले की काट लो। तो ये ऐसा ही हुआ इस पूरे मामले में, ऐसा ही हुआ उस पूरे मामले में। 2013 तक सब ठीक था। 2013 के बाद फाइनेंशियल स्ट्रेन आया हिमाचल प्रदेश में, तो अफसरों ने बैठ के ये जुगत लड़ा दी, इनके काट दो, हमारे ना कटे, इनके काट दो, हमें सब बेनिफिट मिले, बस बाकियों को एनपीएस कर दो। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। और इसलिए हम इस मामले को उठा रहे हैं और हम उठाते रहेंगे। और सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ये अंडर एग्जामिनेशन है, हम इसको एग्जामिन कर रहे हैं और कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन जितनी जल्दी किया जाए उतना बेहतर होगा, क्योंकि अब ये भावना हमारे पुलिस बल में आ गई है कि उनकी बात जो है अब नहीं सुनेगी तो कभी नहीं सुनेगी। तो पुलिस बल अगर हतोत्साहित हो जाएगा तो कई दिक्कतें आ जाएंगी, इसलिए उनको कोई ठोस आश्वासन देना होगा। ये ऐसा नहीं होता कि किसने पूछा तो बोले हम एग्जामिन कर रहे हैं, किसने पूछा कि हम एग्जामिन कर रहे हैं, किसने पूछा कि हम एग्जामिन कर रहे हैं। भाई उससे आगे भी तो कुछ होता है। एग्जामिन तो हो गया 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, आप उससे आगे क्या कर रहे हैं? ठोस आश्वासन उनको दीजिए कि बाय द एंड ऑफ दिस डेट हम लोग जो है इनके पूरे मसले को सुलझाने की कोशिश करेंगे। अब ये 8 साल है, 8 में तो 5 ही कर दें, 2 नहीं कर पाते तो 2 करना चाहिए वैसे तो, लेकिन कुछ तो करें, कुछ तो पता लगे उनको कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और ये जो 817 वाला मामला जी, JIT वाला, इस मामले पे जो है अभी कई चीजें हैं, कई पेच हैं और जा रही है सरकार। 8 दिसंबर को ये टल गया मामला, मेरे ख्याल कल इसकी सुनवाई थी, 8 दिसंबर के लिए टल गया। पहले डे टू डे बेसिस पे हुई, तो ये भी थोड़ा सा डाइल्यूट होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मामले डाइल्यूट नहीं होने चाहिए, चाहे वो पीस मील पर का ही काम क्यों ना हो, जो टूल डाउन हड़ताल करके बेचारे बैठे हैं।
सबको न्याय चाहिए, जिसका जो हक मिलता है वो उसको मिलना चाहिए। बात अगली करेंगे जी। अब आपको मिलने से याद आया मुझे कि अब आपको इस बार दिवाली की चीनी मिल जाएगी। आप भूल गए, लोहड़ी आने वाली है, दिवाली की चीनी मिल जाएगी। चलिए, देर से ही दुरुस्त सही, मुंह मीठा हो रहा है आपका। जो 500 ग्राम का अतिरिक्त कोटा था वो पहुंच गया था डिपो में, आप ले सकते हैं। लेकिन डिपो में इस वक्त बड़ी खबर यह है कि दालें 26 रुपए तक सस्ती हो गई हैं। खासतौर से मलका की दाल जो है वो आपको 26 रुपए सस्ता मिलेगी। 18 लाख राशन कार्ड धारक हैं, उनको मलका की दाल इस महीने से 26 रुपए सस्ती मिलेगी। और अन्य दालों के दामों में भी 1-1 रुपया कम किया गया है। डिपो में मलका की दाल जो NFSA वाले हैं, BPL, PHH और AAY वाले, उनको 72 की जगह 46 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मलका की दाल मिलेगी। जबकि APL वालों को 82 रुपए की बजाय 56 रुपए मिलेगी। और APLT यानी जो टैक्स देने वाले APL वाले हैं, उनको जो है ये 106 रुपए की बजाय 79 रुपए प्रति किलो मिलेगी। मूंग की दाल, माश की दाल, दाल चना, इसमें 1-1 रुपया कम कर दिया गया सबके लिए, 1-1। और सबके लिए उड़द की दाल के लिए भी कम कर दिया है। आपको बताएंगे ओपन मार्केट में मलका की दाल जो है 110 रुपए है। तो उस लिहाज से अगर APL वालों को जो टैक्स देने वाले हैं, अगर उनको भी जो है 110 से 106 रुपए की जगह 79 की मिलेगी, तो आप सोचते हैं कि ये 30 से 31 रुपए सस्ती मिलेगी मार्केट के लिहाज से। अगर देखा जाए तो ओपन मार्केट के लिहाज से तो 110 रुपए प्रति किलो है वहां पे। मूंग की दाल 105 रुपए प्रति किलो है। जो अब मूंग की दाल का जो रेट है वो टैक्स वालों को जो है अब 90 रुपए का होगा। तो ये भी 15 रुपए का यहाँ भी फर्क है। इसी तरह माश की उड़द की दाल जो है 110 रुपए ओपन मार्केट में, और इसका भी 1 रुपए कम कर दिया गया है। ये LPT को जो है 93 रुपीज की मिलेगी। और बाकी की दालों में भी 1-1 रुपए कम कर दिया गया है। तो चलिए, थोड़ी राहत जरूर मिली है, चाहे मलका की ही दाल में मिली है। ये मूंग और मसूर की दाल, तो आप मलका मसूर की दाल जो है अब खा सकते हैं। आपके मुंह के लिए वो ज्यादा उत्साहकारी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। दिन भर की बाकी खबरों के साथ आएंगे। बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है, अपना ख्याल रखिए, बर्फबारी का आनंद लीजिए। और जो लोग बर्फबारी का आनंद लेने हिमाचल प्रदेश जा रहे हैं, उनसे स्पेशल आग्रह है, खासतौर से मनाली के SDM सुरेंद्र ठाकुर ने जिस तरह से वहां नोटिफिकेशन कर दिया है कि आप आए, आपका स्वागत है, लेकिन ऐसी जगह ना जाएं जहां आपका छुट्टियों का मजा किरकिरा हो जाएगा। यानी आप अधिक बर्फबारी की स्थिति में बड़े दूरस्थ स्थानों पर न जाएं जहां आप फंस जाएं और आपको भी दिक्कत हो, प्रशासन को भी दिक्कत हो। आप मजा लीजिए। और अभी अटल टनल खुली है। लाहौल स्पीति में अगर भारी बर्फबारी हो जाती है, अटल टनल के आसपास भारी बर्फबारी हो जाती है, तो निश्चित तौर से फिर उसको बंद हो जाएगी कुछ दिनों के लिए। लेकिन अभी सारा कुछ खुला है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो हैं वो कहीं भी चले जाएं। आप अगर दूर दराज के इलाकों में जाते हैं तो फंस भी सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच। और जस्टिस फॉर हिमाचल प्रदेश पुलिस, जस्टिस फॉर बीएड वालों का जस्टिस मुझे लगता है कि हो रहा है। 1-2 दिन में ये मामला हो जाएगा, कोर्ट में चली जाएगी सरकार इस पूरे मामले में रिव्यू पिटीशन लेके। और पुलिस वाले मामले में हम लोग निश्चित तौर से कंसर्न है कि उनको कम से कम कोई एक ठोस जो उनको आश्वासन हो मिलना चाहिए। आप जोर लगाइए, थोड़ा आप जोर लगाइए, इसको शेयर कीजिए, मैक्सिमम इस पर कमेंट कीजिए और इसको जोर लगाइए थोड़ा सा, ये पहुंचना चाहिए मामला। और हमने आपसे वादा किया है कि हमारा कोई भी प्रतिनिधि, सरकार के किसी भी प्रतिनिधि से, MLA से लेकर मंत्री तक, मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक, जब भी मुलाकात होगी, जब भी सवाल पूछेगा, तो ये सवाल जरूर रहेगा कि पुलिस वालों का क्या हो रहा है। इसको हम एक मुहिम के तौर पे ले रहे हैं, आप भी लीजिए। थैंक यू वेरी मच।